नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हमारे को ये फाइनल वीडियो नहीं होगा। एक और वीडियो बनेगा जहाँ पे वील हैव टू डिस्कस हमारे वो बैटरीज, अलग अलग बैटरीज के मॉडल्स और डिजाइंस। विल रिक्वायर वन मोर वीडियो। 5 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, बट स्टिल 5 क्लासेस खत्म हो गया ये ना। Electrolytic cells are those cells in which the electrical energy is used to carry out a non-spontaneous chemical reaction. ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि नेचुरली दे विल नॉट अकर। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जो है नेचुरली अगर देखा जाए तो वो तुम्हारे प्रोसीड करेंगे ही नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, सो electrolytic cells are those cells in which the electrical energy is used to carry out non-spontaneous chemical reactions, and the reaction takes place in an electrolytic cell is called electrolysis. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तुम लोगों ने इससे पहले भी देखा था। हाँ, तुम्हारा जब जब 8th क्लास में एक चैप्टर था तुम्हारा, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखते थे, तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके एक चैप्टर था, सेक्शन था उसके अंदर। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता था? अगर तुम पानी के थ्रू अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो तुम्हारे कैथोड में तुम्हें हाइड्रोजन गैस और एनोड में तुम्हें ऑक्सीजन गैस देखने को मिलता था। सो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता था। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल कॉल्ड? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्किंग इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ electrolysis involves the chemical decomposition of the electrolyte by the passage of electricity. हाँ कि ना? पानी जो था हमारे पास उसको हम लोग क्या कर रहे थे? We were trying to decompose it. We are trying to decompose the water into its constituent elements, hydrogen and oxygen. हाँ कि ना? ठीक है. So, in an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction. One of the simplest electrolytic cell consists of two copper strips. दो अलग अलग copper strips होते हैं, which act as anode and cathode dipped in an aqueous solution of copper sulfate. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? हमने कॉपर को ही इलेक्ट्रोड माना है और कॉपर सल्फेट को ही हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है। सो अ मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। समझ में आ गया? The, the diagrammatic representation of the apparatus used in the process of electrolysis is shown in the figure below. ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास? We have an anode, we have a cathode. एनोड से क्या हो रहा है? तुम्हारा पॉजिटिव कनेक्टेड है और कैथोड से तुम्हारा नेगेटिव कनेक्टेड है। नाउ दिस इज वेयर इट ऑल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तुम्हारा एनोड जो था वो नेगेटिव था, कैथोड जो था वो तुम्हारा पॉजिटिव था। ठीक है, एनोड वाज नेगेटिव एंड कैथोड वाज पॉजिटिव। बट फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल तुम्हारा एनोड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड जो है नेगेटिव हो जाएगा। बट वन थिंग डज नॉट चेंज, और वो है तुम्हारा वो सिंपल रूल, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एनोड। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन जो है एनोड में ही हो रहा है और जो रिडक्शन है वो कैथोड में हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है। तनिष्क डाउट? अमोक डाउट? ठीक है, सो working of the electrolytic cell. In an electrolytic cell, when a DC voltage is applied to two electrodes, then copper is dissolved, oxidized. Copper जो है तुम्हारा क्या हो रहा है? Dissolve हो रहा है in the anode. ठीक है, copper is getting dissolved at the anode and deposition, reduction at the cathode and following reaction takes place. तो जो क्या हो रहा है? एनोड जो है, लेट्स लुक एट दिस यहाँ। ठीक है, एनोड जो है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, तुम्हारा यहाँ का जो कॉपर है वो क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और डुबकी लगा दे रहा है। ठीक है, एनोड जो है तुम्हारा डुबकी लगा रहा है। कॉपर आयंस आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, द कॉपर आयंस Cu2+ आयंस आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इन द एनोड। जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण तुम्हारा जो एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एनोड के अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखो, कैन यू सी दिस? अभी यहाँ पे कैथोड के अंदर क्या हो रहा है? कैथोड के अंदर जो तुम्हारा एक्सेस कॉपर आयन है तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर,
सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस देखने को मिलेंगे अमोक? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, है ना? तो ये दोनों के दोनों आयंस हम लोगों को इस ये सोल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर एक कॉपर एक्स्ट्रा तुम्हारे सोल्यूशन के अंदर ऐड हो रहा है, एक कॉपर आयन तुम्हारे सोल्यूशन के अंदर ऐड हो रहा है, तो एक कॉपर आयन तुम्हारे सोल्यूशन से कैथोड के पास जाके चिपक जाएगा। ठीक है, कैथोड के पास जाके चिपक जाएगा। यही चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। तुम्हारा कॉपर जो है, कॉपर आयन बन रहा है इन दी एनोड। इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ऑक्सीडेशन होता है, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करना रिडक्शन होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, योर यहाँ पे कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा एक Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, डेपोजिट कर दे रहा है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर। और जो तुम्हारा एनोड है वो तुम्हारा क्या बना रहा है, Cu2 प्लस और दो इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण धीरे 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 करके तुम्हारा जो एनोड है वो पतला होते जाएगा, पतला होते 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 इवेंचुअली वो गायब हो जाएगा। ये तुमने सबसे पहले कहां पे देखा है पता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तुम्हारा केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर क्लास 10th। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू कीप द इम्प्योर एनोड रॉड, कॉपर रॉड जो होता था उसको हम लोग एनोड पे रखते थे, और जो तुम्हारा प्योर कॉपर का एक पतला सा वायर है उसको हम लोग कैथोड पे रखते थे। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो क्या होता था, तुम्हारा जो कॉपर है आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर जाता था, और सोल्यूशन से वो वापस अपने प्योर कॉपर रॉड के पास जाके चिपक जाता था, है ना? दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो। और इस बीच क्या होता था, तुम्हारा जितनी भी गंदगी और इंप्योरिटीज होती थी वो तुम्हारे कॉपर जो एनोड रॉड के नीचे ही वो तुम्हारे गिर जाते थे। ठीक है, यही चीज हो रहा है। नाउ इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, impure copper rod is made as an anode that dissolves on passing current, and pure copper rod is made as a cathode at which the Cu2 plus ions deposit. ठीक है, that is how you refine a metal. मेटल्स को तुमने क्या किया, मेटल्स को सबसे पहले उनके सल्फाइड ओर से बाहर निकाला, फिर उसके बाद तुमने उन्हें ऑक्साइड बना दिया, ऑक्साइड को रिड्यूस करके तुमने मेटल को बाहर निकाल दिया। मगर उस मेटल के अंदर अभी भी गंदगी रह सकती है। ठीक है, देयर कुड बी डस्ट, टाइनी माइक्रोबियल, और क्या बोलते हैं तुम्हारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे सिस्टम के अंदर रहेंगे, उस कॉपर रॉड के अंदर रहेंगे, तो रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करेंगे। तो उन्हें 99.99% प्योर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का काम करते हैं। ठीक है, सो वी आर इंडिविजुअली ट्रांसपोर्टिंग एवरी सिंगल कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड सोल्यूशन कैथोड, एनोड सोल्यूशन कैथोड, ऐसे करके एक एक एटम को हम लोग एनोड से कैथोड की तरफ जब लेके जाते हैं तो हमारा बहुत प्योर कॉपर रॉड देखने को मिलता है। It becomes extremely pure. Now, thus, it is an electrolytic cell, cation positive ions, and attracts towards the negative electrode. Cathode are discharged by accepting electrons from the cathode. Hence, reduction occurs at the cathode. हमेशा तुम्हारा reduction ही take place करेगा. So, what is the summary that you need to remember? तुम्हारा एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. योर एनोड इज नेगेटिव एंड योर कैथोड इज पॉजिटिव फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, बट ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द कैथोड. ठीक है, नाउ अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है? Many metals like sodium, magnesium, aluminum are highly reactive elements. बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नेचर में उनको प्योर फॉर्म में मिलना नामुमकिन के बराबर होता है. ठीक है, सोडियम हम लोग कहां से निकालते हैं? फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. ठीक है, सॉल्ट जो होता है, नमक से हम लोग सोडियम को निकालते हैं. तो इनको अगर हमें लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस करना है, सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डू द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करते रहना पड़ेगा टू प्रोड्यूस दीज मेटल्स. ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या वो एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन कराने के लिए वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आई वुड सजेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल को 2-3 बार
या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक 2 नंबर का ड्रॉ करने बोल सकते हैं, ठीक है। By electrochemical reduction of their respective cations where no suitable chemical reduction agents are available for this process. समझ में आ गया? तो किस तरह से हम लोग मेटल्स को बाहर निकाल सकते हैं। Now, Faraday's law of electrolysis. ठीक है? What was Faraday's law? The quantitative aspect of electrolysis was studied extensively by Michael Faraday, and his laws of electrolysis are known as Faraday's law of electrolysis. Faraday constant याद है? 96500, हाँ, 96500। तुम्हारा what is 96500? वो ये नंबर क्या होता है तुम्हारा? मोल ऑफ क्या? Mole of electrons, exactly. Very good. Now, the quantitative aspect of electrolysis was studied extensively by Michael Faraday, और इसके लॉस को हम लोग electrolysis बोलते हैं। Faraday's first law, ठीक है। Now, again मैं बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में अगर एक MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है मानो, तो वो Faraday's law है। एमसीक्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो टॉपिक है इट इज आइडियल, सबसे ज्यादा सूटेड होता है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ इट स्टेट्स दैट the amount of chemical deposition occurring at any electrode by passing current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte in a solution or in molten state. Thus, W grams of a substance gets deposited on passing Q coulombs of electricity. ठीक है, बेसिकली कितना डिपॉजिट हो रहा है और कितना करंट तुमने पास किया, इसके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। कुछ सोच के देखो, तुमने तुम्हारे मशीन को जब 2 मिनट चलाया तो कितना ही डिपॉजिट हुआ होगा। यूजुअली एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस, एक छोटे से रॉड का नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए घंटों लग जाते हैं। अगर तुम उसे 15 मिनट में ही कम कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम्हारा डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा नहीं। तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू लिटरली मूव ईच एंड एवरी सिंगल एटम फ्रॉम द एनोड ऑल द वे थ्रू द सॉल्यूशन टू द कैथोड। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज्यादा देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। जितने ज्यादा देर के लिए तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उतना ज्यादा चार्ज तुम पास करा रहे हो, है ना। जितने ज्यादा, व्हाट इज करंट, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। सो करंट इनटू टाइम तुम्हारा चार्ज ही तो होता है। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द weight of the metal deposited। जितनी ज्यादा देर तक के लिए किया उतना ज्यादा तुम्हारा मेटल डिपॉजिट हुआ, कम देर के लिए किया कम मेटल डिपॉजिट हुआ, ज्यादा देर के लिए किया ज्यादा मेटल डिपॉजिट हुआ। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कैन आई रीड इट अगेन? सो द अमाउंट ऑफ केमिकल डिपॉजिशन occurring at any electrode by passing current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। Quantity of electricity, current into time, the amount of charge that is passed through is directly proportional to the amount of directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte in solution or in molten state। ठीक है, फिर तुम्हारा जो सॉलिड स्टेट होता है तुम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते, ठीक है, बिकॉज सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट, उनके चार्जेस फ्री टू मूव नहीं होते। या तो तुम उन्हें क्या करो, तुम उन्हें पानी में मिला के एक्वा सोल्यूशन बना दो, या फिर तुम उसे पिघला दो। 800 डिग्री में तुम्हारा सोडियम क्लोराइड पिघल जाएगा, पिघला के तुम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तब भी डिपोजिशन देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? हाँ, आगे। सो द weight of chemical deposition is directly proportional to the flow of charge, is or weight is equal to z multiplied by q। what is z? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लाइक इट्स डिफरेंट। सो तुम्हारे पास q, कितना चार्ज तुमने पास कराया, कितना चार्ज तुमने पास कराया उतना तुम्हारा वेट डिपॉजिट होगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, करंट इनटू टाइम, IT। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ZIT, जिट।
ठीक है, द अमाउंट ऑफ द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जिट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, quantity of electricity is charge, ठीक है, हाँ, because current is what, current is the rate of flow of charge, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक केले का दाम 12 रुपए है, तो तुम्हारा 12 रुपए केला थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, हाँ, कितना रुपए तुम देना पड़ेगा तुम्हें, हाँ, यू हैव टू प्रोवाइड जितना केले लेना चाहते हो, सो जितने टाइम के लिए तुम करंट को पास कर रहे हो उतना तुम क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द चार्ज, तो it is the amount of charge that is flowing through the electrolyte, so q w should be equal to zit, now where q is the quantity of electricity, I is equal to current in amperes, t is the time, z is the constant of a proportionality known as the electrochemical equivalent. It is defined as the amount of substance deposited one ampere current is passed through 1 second. Its unit is per coulomb. एक एक कूलुम्ब ऑफ, हर एक कूलुम्ब ऑफ करंट के लिए कितना तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स लाइक दिस, तुम्हें जब तक तुम्हें तुम्हारे वो क्या बोलते हैं बनाना का प्राइस प्राइस पता नहीं रहेगा तब तक तुम खरीद नहीं सकते, तो ये जो है तुम्हारा जो प्राइस है, जो प्राइस फिक्सेशन होता है उसको तुम मान सकते हो क्या, तुम्हारा जेड का वैल्यू, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कॉपर को कितना चार्ज की जरूरत पड़ती होगी टू डिपॉजिट करने के लिए, हाँ, सिल्वर को कितने चार्ज की जरूरत पड़ती होगी कि डिपॉजिट करने के लिए, अलग जिस तरह से अलग अलग फ्रूट्स का दाम अलग अलग होता है, उसी तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तुम्हारे जेड की वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मेरे को 10 ऑरेंजेस खरीदने हैं तो मेरे को 10 मल्टीप्लाइड बाय ऑरेंज का रेट करना पड़ता है ना, उसी तरह से अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी z फॉर दैट सब्सटेंस एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि मैं कितना ज्यादा करंट दे सकता हूं, है ना, अगर मेरे को 10 क्या बोलते हैं संतरे लेने हैं, तो आई हैव टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन माय हैंड, ऐसे ही मैं उनके सामने खड़े होके 10 रुपए का नोट लेके मेरे को 10 संतरे चाहिए बोलूंगा तो मेरे को चप्पल मिलेंगे, है ना, संतरे का दाम कितना होता है, ऑलमोस्ट 80-90 रुपए होता है एक संतरा, है ना, सो Faraday's second law, it states that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the weight of different substances liberated at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. ये इनके equivalent weight के बराबर होता है. So weight is directly proportional to equivalent weight. Now एक बात बताओ, सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं हमारे रेजिस्टर्स को, जब हम लोग उन्हें सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं तो क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, तो ये सभी के सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है, इन सबके थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी पास होगा, तो इसको ध्यान रख, तो फिर से सुनो देखो, when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series में सेम क्वांटिटी ही पास होता है, the weight of different substances liberated at the electrode, the weight of different substances liberated at the electrode are directly proportional to their equivalent weight, ठीक है, सो तुम्हारे पास weight of metal is directly proportional to the equivalent weight, ठीक है, weight is directly proportional to equivalent weight. Now the next big question that comes here is equivalent weight या फिर equivalent mass क्या होता है, नॉर्मेलिटी में सिखाया है मैंने, मेरे को याद है इस बार क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस के चैप्टर में जब नॉर्मेलिटी आ रहा था, मैंने तुम लोगों को मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के बाद नॉर्मेलिटी भी सिखाया है, व्हाट इज इक्वल, हाँ, हम्म, गलत नहीं,
इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो इक्विवेलेंट ये वेट या फिर हम इसे इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर होता है। व्हाट इज द एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर क्या होता है? नहीं, ठीक है। सो एक्स फैक्टर होता है तुम्हारा बेसिकली अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग, जो तुम्हारे एसिड्स होते हैं वो हर एक एसिड तुम्हारा कितना H प्लस आयंस रिलीज करता है वो तुम्हारा एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। तुम्हारे बेस के लिए कितने हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं वो तुम्हारा एक्स फैक्टर होता है। सॉल्ट के लिए तुम्हारे कैटायन या फिर एनायन के ऊपर कितना चार्ज निकल के आएगा वो तुम्हारा एक्स फैक्टर होता है। तो फिर से देख लेते हैं इसको। हाँ, हमारा HCl जो है, HCl जो है वो जब तुम्हारा पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या बन जाता है? H प्लस आयंस प्लस Cl माइनस बन जाता है। तो एक HCl के मॉलिक्यूल ने कितने H प्लस आयंस लिबरेट किए? एक H प्लस आयन लिबरेट किया। एक HCl के मॉलिक्यूल ने 1 H प्लस आयन लिबरेट किया। तो HCl का तुम्हारा मोलर मास क्या हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर होता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl? हाँ, 36.5 is equal to 36.5 अपॉन एक्स फैक्टर इज हाउ मच? तुम्हारा यहाँ पे 1। सो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? 36.5 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारे पास H2SO4 दे रखा हुआ है। H2SO4 तुम्हारा क्या करता है? हाँ, 2H प्लस आयंस प्लस SO4 2 माइनस आयंस रिलीज करता है। सो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? H2SO4 का तुम्हारा मोलर मास क्या होता है? 96 की 98? 90 H2 दो S मतलब 32 34 O4 98 एग्जैक्टली 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। दिस बिकम्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ तुम्हारा क्या? एसिड ऑफ H2SO4। उसी तरह से बेस के लिए क्या हो जाएगा? NaOH, ये तुम्हारा क्या करता है? Na प्लस प्लस OH माइनस रिलेट करता है तुम्हारा। सो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? हाँ, कितने OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है ये? हाँ, एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। तो सोडियम का 23 24 24 प्लस 16 40 40 अपॉन 1 इसका 40 होगा इसका इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस क्या देगा तुम्हारा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो दो हाइड्रोक्सिल आयंस तुम्हारे बाहर निकाल रहा है। देन व्हाट इज गोना हैपन? तुम्हारा क्या हो सकता है? इसका कैल्शियम 16 प्लस 1 17 17 2 आर 34 34 प्लस 40 74 70 74 अपॉन 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 37 विल बी द इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? अब सॉल्ट का देखो। सॉल्ट के लिए क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है NaCl। NaCl है तुम्हारे पास यहाँ पे। सो द चार्ज ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तुम्हारे सॉल्ट के लिए। अब सोडियम क्लोराइड के पास सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1। क्लोरीन के पास -1। सोडियम क्लोराइड का मास कितना होगा? मोलर मास 58.5 डिवाइड बाय 1 तुम्हारा 58.5 ही रहेगा। उसी तरह से तुम्हारे पास अगर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा? CaCl2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? इसको अगर हम लोग तोड़ भी देंगे तो हमें क्या मिलेगा? Ca2 प्लस और Cl माइनस, है ना? 2Cl माइनस। अब तुम्हारा टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 ही है। क्यों? -1 इंटू 2। हर एक क्लोरीन -1 दे रहा है। तुम्हारे पास दो क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव -2 एज योर वैल्यू। तो सोडियम सॉरी कैल्शियम क्लोराइड का तुम्हारा मोलर मास क्या हो जाएगा? 35.5 71 81 91 101
वन 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 अपॉन तुम्हारा टू, दिस विल बिकम द इक्विवेलेंट मास। ठीक है। हाँ, अरे नंबर मैग्नीट्यूड है, माइनस मास कैसे नेगेटिव हो सकता है ना? मास नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नेगेटिव मास कभी सुना है तुमने? हाँ, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, यू आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड। और एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, यहाँ पे Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके ऊपर ओवरऑल मास कितना होगा? सब मतलब इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज या फिर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होगा? ये नहीं, गलत, यही मैं जानता था तुम यही करोगे। 6 एग्जैक्टली। तुम्हारे पास क्या है? 2Al3 प्लस है और तुम्हारे पास 3SO4 2 माइनस है। सो एल्यूमिनियम 3 प्लस के दो एटम्स है तुम्हारे पास, तो हर एक मॉलिक्यूल तुम्हें +6 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। तो जो भी इसका मास निकल के आएगा डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट मास देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? सो इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, समझ में आ गया? सो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है, तुम्हारा जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसके अंदर वो क्या बोल रहा है? ही इज ट्राइंग टू से दैट द अमाउंट ऑफ डेपोजिशन, ठीक है, अगर बेसिकली इसको थोड़ा और ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया हो। ठीक है, ही what Faraday is trying to tell us is that the weight of deposition is directly proportional to the equivalent weight। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या है? वी हैव अ सेल लाइक दिस। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक सेल है और ये हम लोगों ने क्या कर रखा है? अलग अलग कंटेनर्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग कंटेनर्स के अंदर हम लोग बेसिकली व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारे पास एक रॉड हो गया, यहाँ से फिर से तुम्हारा एक रॉड हो गया, यहाँ पे फिर से तुम्हारा एक रॉड हो गया, है ना? करंट तुम्हारा कैसे जा रहा है? करंट इज गोइंग लिटरली लाइक दिस, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे अंदर गया, इसके थ्रू वापस आया, ऐसे चला गया, ऐसे आया, अंदर आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आके, ठीक है। सो जो कैथोड के ऊपर जो डेपोजिशन होगा तुम्हारा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1, दिस इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट नंबर 3, इन सब का क्या होगा? W1 अपॉन E1 should be equal to W2 upon E2 should be equal to W3 upon E3। अब यहाँ पे लॉजिक कैसे बिल्ड करना है देखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा एक सोडियम आयन को सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए कितना ही तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसे तो वो क्या कर देगा? अपने आप को डिपॉजिट कर देगा। कैल्शियम जो है, कैल्शियम की स्टोरी ऐसी है क्या? नहीं, कैल्शियम को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि वो Ca2+ के फॉर्म में होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या हो रहा है? उसे डबल द टाइम वेट करना पड़ रहा है ना? सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो सोडियम जो है हर एक एक इलेक्ट्रॉन में अपने आप को डिपॉजिट करते जा रहा है। कैल्शियम को पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है, एक दो फिर मैं डिपॉजिट होऊंगा, एक दो फिर मैं डिपॉजिट होऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके डिपॉजिशन हो रहा है। एल्यूमिनियम 3+ को तो और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स जब उसे मिलेंगे तभी वो क्या कर सकता है? डिपॉजिट कर सकता है। मगर तुम तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वेट दे रहे हो, है ना? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तुम गए गोलगप्पे के स्टैंड पे, ठीक है, हाँ, तीन अलग अलग तरह के लोग, एक जो बहुत छोटा है, ठीक है, शायद 10 8 साल का मान लो, 8 साल का एक बच्चा है वहां पे, तुम हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैं हूं, ठीक है। हम तीनों लाइन में लगे हुए हैं गोलगप्पा खाते हुए। वो बंदा क्या कर रहा है? गोलगप्पा बना के वो कैसे देता है? एक तुम्हें, 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 एक तुम्हें करके वो डालते जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन खाना बंद करेगा? सबसे पहले जिसका पेट सबसे छोटा होगा, वो छोटा बच्चा बोलेगा कि हाँ, अरे एक प्लेट में हो गया बहुत ज्यादा, हाँ आई एम फुल, वो चला गया।
हम सबको सेम अमाउंट ऑफ खाना मिल रहा था, मगर उसका पेट जल्दी भर गया क्योंकि उसका पेट छोटा था। सोडियम जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कर गया क्योंकि सोडियम को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। फिर हम तुम और मैं, है ना, तुम और मैं तुम क्या बोलते हैं, शायद 3 प्लेट खा के तुम्हारा पेट भर जाए, है ना, मेरा 10 प्लेट खा के भी शायद पेट ना भरे। ठीक है, ऐसा हो भी चुका है। मैं क्या बोलते हैं, गोलगप्पे की दुकान में, मजाक नहीं कर रहा, 500 रुपए भी खर्च किया मैंने। सो देखो क्या होता है, ऐसे कर करके तुम्हारा कैपेसिटी, सी द वेट, सभी के सभी जो है इक्वल वेट डिपॉजिट नहीं करेंगे। इस एग्जांपल से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम सभी के सभी को सीरीज में कनेक्ट करके इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा रहे हो, तो क्या होगा, जिसकी कैपेसिटी कम है, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है, जिसका बेसिकली द चार्ज जो है कम है, वो ज्यादा डिपॉजिट करेगा अपना। सो इसी से हमारा क्या आता है, वेट ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास, मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है तुम्हारा। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि weight is directly proportional to equivalent mass, तो weight upon equivalent mass is a constant बोल सकता हूं। वेट अगर इक्विवेलेंट मास के क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो मेरे सभी के सभी सॉल्यूशंस के लिए W1, पहले वाले के लिए W1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू W3 अपॉन E3। ऐसे तुम्हारी इक्वालिटी बिल्डअप होती जाएगी, है ना, समझ में आ गया। ये तुम्हारा मेथड कहां से आ रहा है, लॉजिक ब्रेक नहीं होना चाहिए तुम लोगों का बस। ठीक है, वेयर W इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड E इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ गया। हाँ, W तुम्हारा मास होता है, E तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट होता है। नाउ फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट ये जो 96500 है, वो कहां से आया, अब हम लोग देखने वाले हैं। The amount of electricity or charge required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल Ag प्लस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू प्रोड्यूस Ag। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस। 1 मोल सिल्वर आयंस को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिल्वर आयन है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो दो चार, दो दो लेंगे, तीन तीन लेंगे, 10 10 लेंगे, तुम्हारे 1 मोल ऑफ तुम्हारे सिल्वर आयंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे डिपॉजिट करने के लिए, है ना। नाउ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 coulombs। therefore चार्ज और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 96,000, हमेशा गलती होता है, 96,500 कूलम्स पर मोल। 1 मोल के अंदर 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ Faraday constant and it is represented by the symbol F। Combining Faraday's law, we get Z is equal to E अपॉन F इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो Z की वैल्यू क्या है तुम्हारा, E अपॉन F। E क्या है तुम्हारा, आई थिंक इक्विवेलेंट मास है। हाँ ठीक है, सो क्वेश्चन करके देखिए इसका। हाँ, shall we do one question? So यहाँ पे क्या है, हाँ, an aqueous solution of copper sulfate was electrolyzed between platinum electrodes using a current of 0.1287 amperes for 50 minutes। Given atomic mass of copper is 63.5, what is the cathodic reaction? कैथोड के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कैथोड के बारे में पूछा है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu, ये होगा तुम्हारा कैथोड पे रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैथोडिक रिएक्शन पूछा है तुमसे। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा पास हो रहा होगा। सो हमें पता है करंट इनटू टाइम होता है हमारा Q, तो करंट इनटू टाइम कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू हमारा, हाँ, 386.1 कूलम्स मिल गया। टाइम हमारा 50 मिनट्स था,
प्लीज 50 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना भूलना मत, बिकॉज जो करंट होता है हमारा वो चार्ज अपॉन सेकेंड होता है, नीचे सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। ये 50 मिनट्स के थ्रू मल्टीप्लाई मत कर देना। अगेन तुम जब क्वेश्चंस करते हो जल्दीबाजी में करते हो, टाइम को कन्वर्ट करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अगला, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमें पता है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड किसके बराबर होता है, जेड आई टी के बराबर होता है, और आई टी तो हमारा क्यू है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, व्हाट हैव दे गिवन अस, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर ही बोला ना उन्होंने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज हाउ मच, सॉरी 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 क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा कॉपर का ही तो देखना है, कॉपर का तुम्हें देखने के लिए क्या करोगे, तुम्हें मास ऑफ कॉपर दे रखा हुआ है 63.5, और उसका जेड फैक्टर किसके बराबर है, देखो कॉपर का Cu2+ है, सो जेड फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू तुम्हारा मोलर मास अपॉन जेड, एक्स फैक्टर होता है तुम्हारा, है ना, मोलर मास तुम्हारा 63.5 है, डिवाइडेड बाय +2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 करने पर तुम्हारा इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ गया, 63, दैट इज तुम्हारा 20 31, हाँ ठीक है 31.75, तो डिवाइडेड बाय जेड, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा डिवाइडेड बाय तुम्हारा एफ, डिवाइडेड बाय एफ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जेड, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाइड बाय आई टी, तो जेड आई टी करके याद रख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसको डाउट है, तनिष्क, हाँ बोलो। हाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होगा, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉपर है कि प्लैटिनम है, हम लोग तो वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज वी वर ट्राइंग टू रिफाइन इट, रिफाइन करते हो, सोच के देखो, तुम कॉपर को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट क्या बोलते हैं, प्योर कॉपर निकालना चाहते हो, वुडंट यू वांट द होल इलेक्ट्रोड टू बी कॉपर टू, तुम्हारे किसी और के ऊपर अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके इंप्योरिटीज भी नहीं आ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड तुम कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक वॉट एवर इलेक्ट्रोड यू वांट। प्लैटिनम हम लोग किस लिए लेते हैं, प्लैटिनम हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कॉपर सल्फेट के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता नहीं है। अगर जिंक लेते तो क्या होता, वो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जाके घुस जाता। सो वी आर टेकिंग प्लैटिनम सो दैट हमारा जो कॉपर है, सॉरी प्लैटिनम है हमारा, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हो रहा है इसमें दखलंदाजी ना करे, ठीक है, इसमें इंटरफियर ना करे, समझ में आ गया। हाँ, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो यही होगा, एक नंबर होता है, ठीक है। हाँ, उसको डोंट थिंक कि अरे ये तो बहुत छोटा टॉपिक है इसमें मैं क्यों ध्यान दूं, हाँ जाएगा तो भी एक नंबर ही जाएगा, नहीं। Products of electrolysis. Now, the products formed during electrolysis depend on the following factors: nature of the material being electrolyzed. The products of electrolysis depend upon the standard electrode potential of the material or electrodes. Also, the nature of electrolyte determines the process of electrolysis. In case of strong electrolyte, the process is fast, whereas the process is slow in the case of weak electrolytes. क्यों ऐसा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस, फास्ट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इन स्लो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी की पूरी तरह से अपने आप को डिकम्पोज कर सकते हैं इन वाटर, दे कैन डिसएसोसिएट देमसेल्व्स कंप्लीटली इनटू आयंस। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ज्यादा आयंस तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, जितने ज्यादा फ्री आयंस तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर होंगे उतना तेजी से तुम्हारा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, हाँ कि ना, कंडक्टिविटी तुम्हारी उतनी ही बढ़ती है। वेराज अगर तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो क्या होगा, कम अमाउंट डिसोसिएट करेंगे वो,
और अगर कम अमाउंट तुम्हारा डिसोसिएट हो रहा है, यू विल हैव लेस नंबर ऑफ चार्जेस, जिसके कारण तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। इफ द इलेक्ट्रोड इज इन इट, तुम्हारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, इफ द इलेक्ट्रोड इज if the electrode is inert, example platinum or gold electrodes, it does not participate in the chemical reaction and acts as a source and a sink for electrons. If the electrode is reactive, example copper or zinc, वो खुद तुम्हारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। यू डोंट वांट दैट। कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक रॉड को डालोगे तो जिंक सल्फेट मिल जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन नीचे चला जाएगा। ठीक है, hence according to this type of electrode, the electrolysis products of the same electrolyte may vary। ठीक है, अलग अलग तुम्हारा रॉड्स जो है दे हैव टू बी इनर्ट। समझ में आ गया? प्लैटिनम रॉड्स या फिर गोल्ड रॉड्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगला, नेचर ऑफ द स्पीशीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये हमें पता होना चाहिए। The products of electrolysis depend on the different oxidizing and reducing species and their standard electrode potential values. Standard electrode potential values क्या होता है तुम्हारा? What is standard electrode potential? तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसके साथ कंपेयर किया जाता है? किसके साथ हम लोग कंपेयर करके हमारा, हाँ, शी क्या होता है? Standard hydrogen potential, exactly. So cathodic reactions take place with a higher reduction potential while anodic reactions take place with a higher oxidation potential. क्यों 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 क्यों? Because oxidation always takes place in the anode, तो obviously तुम्हारा oxidation potential ज्यादा होगा। जहां पे तुम्हारा potential ज्यादा है वहीं पे तो तुम्हारा वो reaction होगा तुम्हारा, है ना? So the standard oxidation potential is higher in the anode obviously, and the standard reduction potential is higher in the cathode obviously। ठीक है, because reduction is taking place in the cathode, oxidation is taking place in the anode। अगला, so kinetic barriers or over voltage, some of the thermodynamically feasible electrochemical processes are so slow that these do not take place at low voltage, hence extra voltage or over voltage is required for them। है ना? जिस तरह से थोड़े बच्चे जो होते हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, पढ़ने का नाम नहीं लेते, तो क्या करना पड़ता है? हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना? हाँ, पेरेंट्स को कॉन्टिन्यूसली क्या बोलते हैं, कांटेक्ट में रखना पड़ता है। खुद मारपीट तो नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स से ही मार मिला देते हैं, है ना? हाँ, सो बेसिकली जो बहुत ज्यादा तुम्हारे क्या बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इनर्ट या फिर रेजिस्टिव होते हैं तुम्हारे, उनके लिए हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। We require a very high voltage for the reaction to take place. Hence, extra voltage or over voltage is required for them. ठीक है? Now, some important examples of electrolytes. Electrolytes of molten sodium chloride. मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमें क्या पता चलेगा? ये हमारे थोड़े अलग अलग स्पीशीज हैं जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और इनके ऊपर हमें केस लिखना होता है। ठीक है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रोलाइट को तुम्हें क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और तुम्हें पूछा जाएगा कि कैथोड और एनोड में क्या रिएक्शंस हो रहे होंगे, क्या प्रोडक्ट्स तुम्हारे रिलीज हो रहे होंगे, और ये तुम्हारा कौन कैथोड और कौन एनोड बनेगा, ये भी पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, सो ये तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है जहां पे जो रिएक्शन तुम्हारा चल रहा होता है उसको एक डिटेल्ड एनालिसिस देना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग जिस यहाँ पे फोकस करो, बुक बंद कर दो, जस्ट क्लोज योर बुक, पेन बीच में रखो, बुक बंद कर दो। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, if it provides sodium metal at the cathode, सोडियम मेटल जो है तुम्हारा कैथोड में डिपॉजिट होता है। सो सी एनोड क्या है तुम्हारा? पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, तो सोडियम आयन विच इज अ कैटायन वो कैथोड की तरफ भागेगा, क्लोरीन आयन विच इज एन एनायन वो तुम्हारे एनोड की तरफ भागेगा, है ना? जिसके कारण क्या होगा? सोडियम मेटल तुम्हारे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा होगा और क्लोरीन जो है एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो एनोड को दे दे के क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा।
ठीक है, सो यहीं पे यही हो रहा है। एट द कैथोड सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन को लेके सोडियम मेटल बना दे रहे हैं और क्लोरीन आयंस तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को एनोड को देके दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड मेकिंग देमसेल्व्स इनटू क्लोरीन गैस। तो कभी भी तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है घर पे इलेक्ट्रोलिसिस मत किया, डोंट डू एनी ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स एट होम। ठीक है, क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यू आर नेवर सपोज टू डू दिस रिएक्शंस एट होम। जब एक टीचर्स के गाइडेंस के साथ या फिर स्कूल में ही करना होता है, वहां पे उन इक्विपमेंट्स के अंदर देयर आर चेम्बर्स जहां पे तुम्हारा क्लोरीन गैस जो है स्टोर हो सकता है। नोबडी इज फूलिश इनफ टू बेसिकली इलेक्ट्रोलाइज तुम्हारा सोडियम क्लोराइड एट होम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब aqueous solution, मॉल्टन सॉल्यूशन तो बहुत सही था, है ना? मॉल्टन सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोरीन था। aqueous solution के अंदर थोड़ा बहुत स्टोरी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के अलावा एक और स्पीशीज है जो इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकता है। वो कौन है aqueous solution के अंदर? हाँ, वाटर, पानी जो है तुम्हारा वो भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है। तुम लोगों ने बचपन में क्या सीखा है? पानी को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एनोड की तरफ हमें क्या मिलता है? एनोड में हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है और कैथोड में हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है जहां पे एक छोटा सा माचिस का तिल्ली लेते हैं और उसे जैसे ही हम लोग कैथोड की तरफ रखेंगे तो वो बूम करके एक पॉप साउंड के थ्रू तुम्हारा अगेन, घर पे मत किया करो। ठीक है, it cathode, so electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, that is brine, it is more complicated since the solution is in water. So there are two dissociation reactions producing four different ions. तुम्हारा जो NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके क्या कर, सॉरी, वो पानी में क्या हो जा रहा है? NaCl तुम्हारा पानी में Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। H2O तुम्हारा पानी में H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में रहता है। सो एट द कैथोड दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, एनोड में भी दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। सो कैथोड में कौन जाएगा? कैटायन तुम्हारे कैथोड में जाएगा, दैट इज सोडियम और हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? तुम्हारे कैथोड की तरफ जाएंगे। नाउ Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या देगा? सोडियम। ठीक है, और इसका जो ई नॉट सेल वैल्यू है किसके बराबर है? -2.71। मगर तुम्हारा जो H प्लस आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या कर रहा है? जीरो पोटेंशियल शी। ठीक है, मगर इन दोनों में हमें पता है कि जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होता है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा ई नॉट सेल जो है तुम्हारा यहाँ पे जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? द रिएक्शन विद द हाइयर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रिफर्ड। ठीक है, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे एक और चीज दे सकते हैं, दे कुड गिव यू अ न्यू केमिकल, और पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल टेबल है वो दे सकते हैं और तुमसे पूछ सकते हैं कि एनालाइज करो इस रिएक्शन को और मेरे को बताओ कैथोड और एनोड में से क्या बाहर निकल के आएगा। क्लास 12th इज रियली रियली क्रेजी। ठीक है, सो तुम्हारा सोडियम जो है डिपॉजिट नहीं करेगा, सोडियम विल नॉट गेट डिपॉजिटेड एट द एनोड। ठीक है, सॉरी, सोडियम विल नॉट गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन का उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तुम्हारा। अंडरस्टूड? दिस इज द रीजन व्हाई हाइड्रोजन गैस गेट्स इवॉल्व्ड एंड नॉट सोडियम डिपोजिशन। Next, the reaction with the higher value of E naught is preferred. Agla, H plus electron minus gives half H2, but H plus aqueous is produced by the dissociation of H2O. Therefore, the net reaction at the cathode किसके बराबर होगा? H2O plus electron produces H plus ions plus OH minus ions. तो ये रिएक्शन तुम्हारा हो रहा है at the cathode. समझ में आ गया? H2O जो है तुम्हारा डिसोसिएट कर रहा है H प्लस आयंस और OH माइनस में आयंस में, तो तुम्हारा ये वाला रिएक्शन हम लोग प्रेफर करेंगे नीचे का। अब एनोड के अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारा Cl माइनस तुम्हारा क्या कर रहा है? हाफ Cl2 बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर है? 13.6 वोल्ट्स के बराबर है।
OH माइनस रिड्यूस होके H2O बन रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर है? 1.23 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, OH माइनस H2O प्लस 1/4 O2 तुम्हें दे रहा है, तो तुम्हारे पास 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये जो रिएक्शन है, इसका तुम्हारा ई नॉट सेल का वैल्यू 1.23 है। रिएक्शन 5 इज द सम ऑफ द रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 4। ये रिएक्शन जो 2 है और रिएक्शन 4 जो है, इन दोनों का सम है। ठीक है, सो यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, द रिएक्शन विद द लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रिफर्ड एट द एनोड। अब यहां पे देखो लोअर वैल्यू क्यों बोला है, व्हाई हैव आई सेड लोअर वैल्यू ऑफ तुम्हारा ई नॉट जो होगा वो प्रिफर्ड क्यों होगा, मैंने बोला। एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तुम्हारा। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। कैथोड के अंदर क्या होता है, कैथोड के अंदर तुम्हारा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो प्रिफर्ड होगा। एनोड के अंदर ज्यादा जिसका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो प्रिफर्ड होगा। इफ यू हैव अ मोर ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन तुम्हारा क्लोरीन, तुम्हारा क्या होगा, देयरफॉर 1.23 वाला विल बी प्रिफर्ड। इसके कारण क्या होगा, दस वी एक्सपेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस एट द एनोड, मगर कुछ गड़बड़ हो जाता है। However, due to the oxygen over potential liberated of chlorine gas is preferred। ठीक है, ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल होता है, ये तुम्हें अभी समझने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का जो है ओवर पोटेंशियल होने के कारण तुम्हारा क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए था, आइडियली स्पीकिंग तुम्हारा यहाँ पे ये जो है तुम्हारा O2 गैस लिबरेट होना चाहिए था, मगर O2 गैस को तुम्हें बनाने के लिए दो ऑक्सीजन एटम्स को मिला के तुम्हें O2 गैस अगर बनाना है तो और ज्यादा पोटेंशियल का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं तुम लोग। ठीक है, सो ध्यान से सुनो, पहले वाले में प्रॉब्लम नहीं है ना, NaCl और H प्लस और Na प्लस में तुम्हारा Na प्लस का ई नॉट वैल्यू कम था और तुम्हारा H प्लस का ई नॉट वैल्यू ज्यादा था, तो तुम लोगों ने क्या किया, वी प्रिफर्ड दिस। ये वाले रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सपोज, है ना, पहले वाले रिएक्शन सही है। कैथोड में ही प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी, यू आर नॉट द फर्स्ट, यू आर नॉट द लास्ट। मैं हमेशा कैथोड को 2 बार पढ़ाता हूँ, 2 या 3 बार मेरे को पढ़ाना पड़ता है हर साल। ठीक है, तो फिर से समझ लो, the reaction with the higher value, ये तो हो गया। now the reaction preferred at the cathode is H plus 1 electron produces half H2। ये तुम्हारा जो है ये रिएक्शन कैथोड में हो रहा है, but H plus aqueous is produced by the dissociation of H2O। तो H2, ये H plus आया ही कहां से, ये जो H plus है तुम्हारा आया ही कहां से, ये तुम्हारे H2O के डिसएसोसिएशन से आया है। ठीक है, therefore net reaction at the cathode are a sum of equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 ये है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड करके देख ले क्या होता है। देखो तुम्हारे पास H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोड्यूसेस हाफ H2। ओके, इसी के साथ तुम क्या कर रहे हो, प्लस H2O भी ऐड कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, ये दोनों के दोनों ऐड करना है। ठीक है, ये पहला रिएक्शन क्या था, दिस वाज द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मगर हाइड्रोजन आयन मिलेगा कब, जब तुम्हारा पानी का मॉलिक्यूल जो है वो डिसएसोसिएट करेगा। तो अगर तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है उसको स्टडी करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा रिडक्शन और तुम्हारा ओवरऑल डिसएसोसिएशन है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो H प्लस आयन है और ये H प्लस आयन है कट गए, हाँ कि ना, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोड्यूसेस हाफ H2 प्लस
OH माइनस। इज दिस बेटर? ठीक है, जो रिएक्शन हमें चाहिए और ये जो रिएक्शन है इसके लिए प्रोडक्ट कहां से निकल के आया, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है। वी हैव टू ऐड देम टू गेट द फाइनल रिजल्ट। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर है, वरना मैं फिर से कराऊंगा इसे। ठीक है, नाउ अब एनोड के अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है? एट एनोड पॉसिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर व्हाट? तुम्हारा है Cl माइनस हमें हाफ Cl2 दे रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 1.36। OH माइनस तुम्हारा हाफ H2O प्लस हाफ सॉरी 1/4 O2 दे रहा है। ठीक है, ये हम लोग एक मॉलिक्यूल के लिए ही और या फिर एक आयन के लिए ही करेंगे। OH माइनस, एक OH माइनस तुम्हारा हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब क्या है? तुम्हारा एक H और एक ऑक्सीजन। वहां 1/4 ऑफ O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, तुम्हें एक ऑक्सीजन मिल रहा है। हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मिल रहा है। नाउ इसको, अब ये जो रिएक्शन है इसका पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है? इसका पोटेंशियल तुम्हारा 1.23, ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, दिस शुड हैव बीन एट द टॉप, ये जो है ऐसा ऐसा करके। ठीक है, और तुम्हारा H2O गिव्स यू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? ये जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन जो हो रहा है इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया। ठीक है, यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है, मगर यहां पे हम लोगों ने पूरे के पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दिया है। वी हैव फिगर्ड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाउ। नाउ रिएक्शन 5, ये जो रिएक्शन 5 है इज द सम ऑफ द रिएक्शन 2, ये जो रिएक्शन हो रहा था प्लस ओ। हाँ, ठीक है, ये देखो। ओके, यहाँ पे है तुम्हारे पास OH माइनस गिव्स यू 1/2 H2O प्लस तुम्हारा 1/4 O2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारा मेन रिएक्शन क्या था? H2O प्रोड्यूसेस H प्लस और OH माइनस। H2O प्रोड्यूसेस तुम्हारा H प्लस प्लस OH माइनस। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? We will get H2O produces 1/2 H2O, ये दोनों के सॉरी, ये ये और ये कट गया। H2O प्लस वन produces 1/2 H2O प्लस तुम्हारा 1/4 O2 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। इस पूरे को तुम क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 4H2O प्रोड्यूसेस तुम्हारा 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ कितना होता है? 2H2O प्लस 1/4 O2 प्लस तुम्हारा यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, H प्लस भी मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पे एक H प्लस लिखना भूल गया। प्लस H प्लस 1/4, ये तुम्हारा हो जाएगा O2, सिर्फ और सिर्फ 1/4 है ना, तो ये O2 हो गया प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन एट द एनोड। कैन आई हैव आई गॉटन द सेम वैल्यू? इसका और इसका सेम है, हाँ कि ना? सो क्या किया मैंने? सबसे पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए मैंने जहां से हाइड्रोजन निकल रहा था और जो हाइड्रोजन का रिएक्शन था उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उसी तरह से OH माइनस जब तुम्हारा रिड्यूस होता है तो हमें क्या मिलता है? हाफ एन H2O मॉलिक्यूल प्लस क्वार्टर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल के आता है। तो इसको और इसको ऐड कर दिया, वी गॉट दिस। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट दिस। तो इसका जो पोटेंशियल है किसके बराबर है? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। रिवर्स नहीं हो रहा है, आई मिसपोक। ठीक है, मैंने थोड़े और मिसपोक किया, यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा था। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन जो है टेक प्लेस कर रहा है। रिएक्शन 5 is the sum of the relation 2 and 4. The reaction will with the lower value of E naught is preferred at the anode.
तो ई नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसके कारण स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। नाउ हमेशा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये जो O2 बनाना है, O2 बनाने के लिए जो ओवर वोल्टेज चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो रिएक्शन है, इवन दो इसके ई नॉट वैल्यू कम है, ई नॉट वैल्यू फॉर द एनोड अगर हमारा कम है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे बिकॉज ऑफ O2 एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा ये वाला रिएक्शन निकल के आता है। दस वी एक्सपेक्ट एक्सुरेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस एट द एनोड, मगर होता नहीं है क्योंकि हमारा दूसरा रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, सो क्लोरीन गैस जो है हमारा लिबरेट करके बाहर निकल के आएगा एट द एनोड। कैथोड में क्या होगा, तुम्हारा ये वाला रिएक्शन होगा, एनोड में ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, सो द नेट रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, नेट रिएक्शन इज NaCl aqueous plus H2O produces Na plus OH minus plus half H2 plus half Cl2। ये दोनों के दोनों गैसेस जो है ये तुम्हारे लिबरेट होके बाहर निकल के आएंगे इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया। सो H2 गैस तुम्हारा कैथोड से निकल रहा है और Cl2 गैस तुम्हारा एनोड से निकल रहा है। अंडरस्टूड। इस रिएक्शन को अगले क्लास में चाहे तो मैं फिर से बता दूं, डोंट वरी। ठीक है, इसको हमें समझना ही है, तो इसको स्टार मार्क करके रख लो। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की तरह एक और करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, वेरी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, so electrolysis of copper sulfate solution, very inert electrodes। so copper sulfate जो होता है हमारा किस तरह से डिसोसिएट करता है, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट करता है। नाउ एनोड में तुम्हारे कौन कौन से रिएक्शन चल रहे होंगे, अगेन सिंपल, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस तो चल ही रहा होगा तुम्हारा, दैट इज H2O gives you half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन माइनस तुम्हारा जा रहा हो। ये वाला रिएक्शन कैसे आया, समझ में आया, फिर से कराता हूं चलो। तुम्हारे पास देखो यहाँ पे जो CuSO4 होता है ये तुम्हारा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में होता है। तुम्हारा जो H2O होता है वो तुम्हारा H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ अब तुम्हारा जो कैथोड है उसके अंदर तुम्हारे दो रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू तुम्हारा कितना, Cu। उसी तरह से तुम्हारा H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस तुम्हारा, सॉरी H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कितना, हाफ H2 ना, हाँ हाफ H2, H2। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा जो कैथोड है, कैथोड के अंदर देखो, लुक एट द क्या क्या अपना ये जो व्हाट से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोल के देखो, मेरे को उसके अंदर ई नॉट की वैल्यूज बताओ। जल्दी टेबल खोलो। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू Cu, क्या होता है उसका 0.34, और हमें पता है कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो ई नॉट सेल की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 0 वोल्ट्स। ठीक है, हाँ जी, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पहले वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाँ ज्यादा होता होना चाहिए ना, कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीतेगा, एनोड में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीतेगा, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीतेगा, एनोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जीतेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये जीत गया, तो कैथोड के ऊपर यही रिएक्शन आ रहा है। देखो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu। अब एनोड में देखो, एनोड के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग,
with the anode. तुम्हारा सल्फेट आयन कैसे रिड्यूस करता है देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एक सेकंड रुको। सो जो सल्फेट आयन होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तुम्हारे एनोड में, कैथोड में तो ये रिएक्शन चला गया, एनोड के अंदर तुम्हारा सल्फेट आयन जो है तुम्हारा ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं करता है बिकॉज सल्फर इज इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ऑलरेडी। हाँ, मैंने अभी नेट पे चेक करके देखा, जो सल्फेट है वो तुम्हारा ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जो है H2O है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2O, सेम रिएक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, H2O produces 1/2 O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड और एनोड का रिएक्शन। अगेन तुम्हारा कैथोड में तुम्हारा कौन लिबरेट होगा, तुम्हारा हु विल बेसिकली कॉपर जो है तुम्हारा डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एनोड के अंदर तुम्हारा यहाँ पे O2 गैस बाहर निकल के आएगा बिकॉज सल्फेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में भी मैं कल की क्लास में फिर से बताऊंगा तुम लोगों को। नाउ यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हो क्या होता है। So, using copper electrodes, CuSO4 aqueous produces Cu2 plus and SO4 2 minus aqueous. तो एनोड में क्या होता है, एज यूजुअल Cu2 प्लस प्लस जो Cu है वो तुम्हारा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। एट द कैथोड Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें Cu डिपॉजिट भी हो रहा है। Therefore, copper dissolves at the anode and it is deposited at the cathode. This is called purification of copper. जब ये पहले क्या था, तुम क्या कर रहे थे, you were trying to basically use inert electrodes। जब तुम नॉर्मल कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है, कैथोड तुम्हारा धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है, एनोड तुम्हारा धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, कॉपर एक एक करके तुम्हारा ऐसे जंप करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। Now, electrolysis of sulfuric acid. During the electrolysis of sulfuric acid, following reactions are possible. 2H2O तुम्हारा O2 plus 4H plus 4 electrons. That is what एनोड में, this is the oxidization of water। दूसरा तुम्हारा 2SO4 2 minus should give you S2O8 2 minus plus 2 electron minus। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाँ, at the anode for dilute sulfuric acid reaction number 1 is preferred but at high concentrations of H2SO4 number 2 is preferred, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रिएक्शन है इसको याद करके रख लो, ठीक है, और कोई ये चारा नहीं है। लाइक बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ से आया कैसे आया मेरे से मत पूछो, ठीक है। जो ये जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का और तुम्हारा यहाँ पे ऊपर वाला कॉपर सल्फेट वाला भी, जस्ट रिमेम्बर इट। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं और अगर डाइल्यूट है तो ये प्रेफर्ड होगा और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तुम्हारा तो ऊपर वाला प्रेफर्ड होगा, ठीक है। एट द कैथोड H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2। हाँ, तुम्हारा ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस ही रहेगा, है ना, कोई और तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि तुम्हारा H2SO4 में वो आयन भी तुम्हारा H प्लस है, पानी का आयन भी तुम्हारा H प्लस है। सो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2 और तुम्हारा जो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इस वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, इसके अंदर में जितने भी रिएक्शंस है इनको याद करके रखो। इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें कराने बोला जा सकता है, या तो सोडियम क्लोराइड मोल्टन, सोडियम क्लोराइड एक्वस, या फिर तुम्हारा कॉपर सल्फेट, या फिर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। चारों में से कोई एक आएगा। मेरा मन हमेशा कहता है ये वाला आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
aqueous सोडियम क्लोराइड। पूरा का पूरा रिएक्शन तुम्हें एनोड और कैथोड में कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ तुम्हें लिखना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा आंसर है, ये आ सकता है तुम्हारे 3 नंबर का। हाँ, explain the electrolysis of sodium chloride using the suitable reactions in the anode and the cathode। तो तुम्हें सब कुछ लिख के आना पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो। सो ठीक है, ठीक है, आगे। सो फाइनली हम हमारे आखिरी टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से हमारा बैटरी डिजाइन होता है। वी हैव टाइम। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन एक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको तुम्हें रटना है। ठीक है, हाँ, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, कैसे काम करता है। कोरोजन तो आसान है, मगर जितने भी तुम्हारे बैटरी के डिजाइन है, निकल कैडमियम बैटरी, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन सा है पता है? ये मरकुरी, और तुम्हारा मरकुरी सेल ही तुम्हारा आई थिंक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ओके, batteries. Battery which contains one or more than one electrochemical cell connected in series, or a cell used as a source of electrical energy, is basically a galvanic cell which converts chemical energy of the redox reaction into electrical energy। ठीक है, एक बैटरी का काम यही होता है, हाँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। For a battery to be of practical use, it should be reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during use। जैसे तुम्हारा यहाँ पे 1.5 वोल्ट का जो बैटरी होता है, वो 1.5 वोल्ट तुम्हें देना, सस्टेनेबली देना, उसको पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस 1.5 वोल्टेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी कंटिन्यूसली। नाउ there are of two main types. Primary batteries. Primary battery or a non-rechargeable battery is a device in which the reaction occurs only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused. It produces electrical current for a period of time and with time when no more chemical remains available to take part in the reaction, the cell dies। जितने भी हमारे वॉच के बैटरीज होते हैं, हमारे जो जितने भी डबल ए एवरीडे, ये सारे के सारे जितने भी बैटरीज होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। उनमें लिखा रहता है नॉन रिचार्जेबल। एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी को तुम अगर एक रिचार्जेबल पोर्ट में डालोगे तो जल सकता है तुम्हारा। ठीक है, सो द मोस्ट familiar examples of this type of battery are the Leishlands battery and तुम्हारा mercury cell। ठीक है, सो इनमें क्या होता है देखो। Now, it consists of a zinc container which acts as the anode। ठीक है, जो पूरा का पूरा तुम्हारा जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। द कैथोड इज अ कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ठीक है, सो तुम्हारे पास जो शेल है वो क्या है तुम्हारा, और इज शेल एनोड, और अंदर का जो ग्राफाइट रॉड है वो क्या है तुम्हारा कैथोड। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद द मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को हम लोग उस छोटे से इसके बीच में रख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, दिखाता हूं मैं। The history of batteries goes back to Luigi Galvani, who realized that Alessandro Vol ये देखो, is to increase नहीं, start utilize हाँ, ये रहा, instead of copper, ये देखो, makes use zinc cells. In 1866, he invented the Le Crochet cell that utilizes carbon instead of copper, makes use zinc
कार्बन रॉड लगता है तुम्हारा बीच में, मैंगनीज डाइऑक्साइड पूरा का पूरा रॉड के बाहर रख दिया। allows the electrolyte, which is ammonium chloride, to get in contact with the depolarizer. To make it more visible, the electrolyte has been colored blue. In the real world, it is colorless. The electrolyte attacks the zinc rod and releases zinc ions. जिंक आयन रिलीज हो गए। Zinc removes 2 electrons, colored red in activation. The zinc ion reacts with chlorine and the ammonium chloride, creating NH4 ions amongst other things. NH4 आयंस तुम्हारे निकल गए। Electrons will flow from the zinc rod to the carbon rod because of an कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। eventually attract electrons and water molecules to form hydrogen. Reduction of hydrogen. The accumulation of hydrogen is called polarization and will finally increase the resistance of the cell. The depolarizer in the Lagrange cell is manganese dioxide that reacts with hydrogen to form water molecules. So basically ये है तुम्हारा लैग्रांज सेल, ठीक है, लैग्रांज लैग्रांज नहीं लैग्रांज लैग्रांज सेल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो पुराने जमाने का था, है ना, हमारे पास एक जिंक कंटेनर होता है, वहां पे उन्होंने जिंक रॉड का इस्तेमाल किया है, एक जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज द एनोड, ऑक्सीडेशन तुम्हारा जिंक का हो रहा होता है। द कैथोड इज अ कार्बन ग्राफाइट रॉड, जो बीच में कार्बन है, ग्राफाइट रॉड सराउंडेड बाय अ पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड सुना था तुम लोगों ने, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विथ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन उन्होंने यूज किया था, मगर हम लोग तो सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते छोटे छोटे बैटरीज के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट बना के उस बैटरी के बीच में रख देते हैं, ठीक है। नाउ जब भी तुम बैटरी खोलो, ग्लव्स पहन के ही खोला करो, ठीक है, हाँ, मैंने वो भी किया है, धीरे से पील करके तुम पूरी की पूरी बैटरी को निकाल सकते हो। ये सारे के सारे बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, सो प्लीज अगर खोल भी रहे हो देखने के लिए, इफ यू आर क्यूरियस इनफ कि ग्राफाइट रॉड होता है उसके अंदर, ये सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। सो ये है तुम्हारा ग्राफाइट रॉड कैथोड, ये है तुम्हारा जिंक प्लेट एनोड, ठीक है। नाउ अब रिएक्शन क्या हो रहा होता है, the reaction occurring at the cathode and the anode are magnesium dioxide plus ammonium ion plus तुम्हारा इलेक्ट्रॉन gives you MnOOH plus NH3, ठीक है। नाउ जिंक जो है तुम्हारा एनोड, जो हम लोगों ने वीडियो में सुना था, जिंक क्या करता है तुम्हारा, जिंक तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो ये दो अलग अलग रिएक्शन तुम्हारे हो रहे होते हैं एट द एनोड एंड द कैथोड। सो यहाँ पे तुम्हारा अमोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस हुआ था वो भी हमारे वीडियो में लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको तुम्हें रटना ही पड़ेगा, यू हैव टू रोट लर्न दिस। जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी वीडियोस है, जो मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को देख के बहुत ज्यादा समझ में आएगा, आई विल पुट ऑल ऑफ दिस उस यूट्यूब के लिंक के नीचे ही डाल दूंगा, दूसरे लोगों का वीडियोस भी, ठीक है। Now, in the reaction involved at cathode, manganese is reduced from the +4 oxidation state to +3 oxidation state. NH3 produced in the reaction forms a complex with Zn2 plus to give you ZnNH342 as follows. ये हम लोग हमारे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग सीखेंगे। दिस इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है। ये तुम्हें 11th क्लास में मैंने थोड़ा बहुत एक छोटा सा डिटेल बताया था, लिगेंड्स क्या होते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने समझाया था, मगर ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। नाउ द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ Leclanche cell is, it is commonly used in transistors and clocks.
छोटे छोटे रिमोट के जो सेल्स हो गए तुम्हारे, तुम्हारा वॉच हो गया, ठीक है, जिन सब में 1.5 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है ना। एक घड़ी में तुम्हें क्या बोलते हैं डबल बैटरी रखते हो, वो महीनों तक चलता है, बिकॉज उसे उतना ही 1.5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तुम्हें पता है ना घड़ी कैसे काम करती है? उसके अंदर एक क्या होता है? हाँ, हाँ, मगर उसके अंदर क्या होता है? वो किस बेसिस पे तुम्हारा वो घड़ी टिक कर रही होती है? उसके अंदर एक छोटा सा एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल जो है तुम्हारा वाइब्रेट करता है, और वो कंटिन्यूस वाइब्रेशन करता रहता है। एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन के बाद क्या होता है तुम्हारा टक 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 क्वार्ट्ज क्रिस्टल। हाँ, तुम लोगों ने वॉच में सुना होगा, स्विस क्वार्ट्ज करके लिखा होगा उसमें। नाउ ओके, सो अगला है तुम्हारा मर्क्यूरी सेल। It consists of a zinc mercury amalgam as the anode. The cathode is a paste of mercury oxide and carbon powder. ठीक है, the electrolyte consists of a mixture of potassium hydroxide and zinc oxide. तो क्या क्या है यहाँ पे? The cathode is a paste of mercury oxide and carbon powder. ठीक है, तो the electrolyte consists of a mixture of तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अंदर जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, बटन सेल्स कहाँ पे काम आते हैं? छोटे छोटे वॉचेस और छोटे छोटे डिवाइस में काम आता है। नाउ द रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द मर्क्यूरी ऑक्साइड। ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ये तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड जो है तुम्हारा, सॉरी, द जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ यहाँ पे तुम्हारा जो कैप है, ये है तुम्हारा एनोड का शेल, और कैथोड कहाँ पे है? ये है तुम्हारा कैथोड का पेस्ट, ये है शेल कैन। दोनों के बीच को सेपरेट करने वाला जो लेयर है, दो सेपरेशन लेयर, गैस्केट। गैस्केट क्या होता है? ये सारा का सारा चीज जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द गैस्केट। ठीक है, चलो। So the reducing agent is zinc and the oxidizing agent is mercury oxide. The electrode reaction of mercury cell can be written as at the cathode. Cathode के अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है? Mercury is the oxidizing agent. तो mercury अपने आप को क्या कर देगा? Mercury अपने आप को reduce कर देगा। Mercury oxide plus H2O plus 2 electrons gives you mercury. Reduced mercury plus 2 OH minus. एनोड में तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक मर्क्यूरी अमेलगम जो है तुम्हारे पास, ठीक है, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एज एनोड। तुम्हारा जिंक मर्क्यूरी अमेलगम जो है तुम्हारा, ये जो OH माइनस है उसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस निकाल के रखेगा। ठीक है, द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिटन एज क्या? इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे ये जो है, ये H2O और ये H2O कैंसिल हो गए, है ना। फिर उसके बाद ये 2OH माइनस, ये 2OH माइनस कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस अमेलगम रिड्यूसेस तुम्हारा मर्क्यूरी प्लस जिंक ऑक्साइड। ये हो जाता है तुम्हारा ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगेन आई विल से, इसको रट लो, बार 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 बोल के रट लो। द बेस्ट थिंग, रटने से भी अच्छा पता है क्या है? आई विल सेंड यू सम वीडियोस। एक्चुअली ये बन कैसे रहा है समझ लो, ठीक है, और उस वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, बाकी लोग जो ये क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट है, जो तुम्हारे ये लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। वो जिस तरह से मर्क्यूरी सेल जो है तुम्हारा डिजाइन हो रहा है, उसको अगर तुमने विजुअली देख लिया, फिर वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, वो ड्राइंग कराना भी सिखा देंगे। इन सबका वीडियोस मैं लिंक में भेज दूंगा। The potential of a mercury cell is approximately 1.35 volts. It remains constant as in the overall cell reaction. No ions are involved. कोई भी ions का involvement नहीं है in the solution, whose concentration can change during the lifespan of the cell. Thus, जो मर्क्यूरी सेल होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इसकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। घड़ी, इन सब चीजों में तुम्हें एटलीस्ट 2-3 साल तक तुम्हें वरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मेरी बैटरी कम होगी कि नहीं। नहीं, सो द यूज ऑफ मर्क्यूरी सेल इज suitable फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक hearing aids एंड वॉचेस। ठीक है, अगला, प्राइमरी बैटरीज
जो तुम्हारा लेकॉशे और तुम्हारा मर्क्यूरी बैटरी है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, वीडियोस को बार बार देख लेना। अगला, द सेकेंडरी बैटरी। नाउ अ सेकेंडरी सेल आफ्टर रिचार्ज, आफ्टर द डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। A secondary cell after use can be recharged by passing current in its opposite direction, so it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. ठीक है, large number of discharging and charging cycles. ये है तुम्हारा क्या, दिस इज अ 1000 क्या बोलते हैं, ये एक रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ये तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा होता है, द पॉजिटिव कौन होता है तुम्हारा, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, ये डिस्चार्ज होते वक्त तुम्हारा जो है कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड तुम्हारा नेगेटिव होता है ना। मगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है ना, ये जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब ये चीज तुम्हारी डिस्चार्ज हो रही होती है तब ये होता है। जब तुम इसको फिर से चार्ज करने डालते हो, तुम्हारा एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मगर दोनों के केस में क्या होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा, क्या हो जाएगा, मेरा ये जो सेल है रिचार्ज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट रिचार्जिंग, एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा। सो जब ये बैटरी इसके अंदर है, व्हेन द बैटरी इज इन द चार्जर और ये चार्ज हो रहा है, इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज हैपनिंग हियर। मगर जैसे ही मैं इसको बाहर निकाल के एक डिवाइस के अंदर डाल देता हूँ, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो अ नॉन करंट का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जन्म दिया, फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकाल के इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसे मैंने स्पॉन्टेनियस कर दिया। इट इज लाइक दिस, तुम्हारा जो पानी है उसको तुम्हें नीचे से टंकी के ऊपर ले जाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर जैसे ही तुम नल को खोलते हो, पानी जब ऊपर से नीचे आता है, तो तुम्हें कोई मोटर की जरूरत है नहीं, कोई मोटर की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, a good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. चलो, two important secondary battery, the lead storage battery and the nickel cadmium battery are as follows. ये दोनों के दोनों बैटरीज मैंने बहुत पर्सनली देखा है। जब मैं छोटा था, हमारे पास एक इन्वर्टर हुआ करता था, ठीक है, उस इन्वर्टर के अंदर लेड एसिड बैटरी बोला जाता था, बीच इसमें जाके डिस्टिल्ड वाटर को भरना पड़ता था, ठीक है। अब हमारे घर पे जो गांव है, हमारे घर पे अब एक लिथियम आयन बैटरी है। हाँ, लिथियम आयन बैटरी महंगा होता है थोड़ा, मगर उसकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है तुम्हारे, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड, it consists of a lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide as cathode, ठीक है, lead anode है और lead dioxide तुम्हारा cathode है। 38% solution of sulfuric acid acts as an electrolyte, ठीक है। तुम्हारा जो 38% क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाला तुम्हारा जो सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो तुम्हारा क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। व्हेन द बैटरी इज इन यूज, तुम्हारा जब डिस्चार्जिंग हो रहा होता है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन चल रहा होता है। कैथोड में क्या होता है तुम्हारा, लेड डाइऑक्साइड तुम्हारा प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, प्लस 4H प्लस, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारा क्या हो रहा है, PbSO4 प्लस 2H2O, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड तुम्हारा रिड्यूस होके लेड सल्फेट बन रहा है, लेड डाइऑक्साइड तुम्हारा रिड्यूस होके लेड सल्फेट बन रहा है एट द कैथोड। एट द एनोड क्या हो रहा है, लेड प्लस सल्फेट गिव्स यू लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस तुम्हारे हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे H प्लस आयंस रिड्यूस होके क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। H plus ions is reducing to form H2O. The overall reaction of the cell is written as
अगेन इन दोनों के दोनों रिएक्शंस को जब हम लोग ऐड करते हैं, जो कॉमन चीज है उन सबको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. वी विल रिमूव ऑल द कॉमन टर्म्स. द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज रिटन एज Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives you PbSO4 plus 2H2O. ठीक है, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस को फिर से याद कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट. The potential of a battery is 2 times the number of cells present in it. If the lead battery has 3 cells, its potential will be 6 volts. And if the battery has 6 cells, its potential will be 12 volts. During charging, current greater than 12 volts is passed from the external source. ये तुम लोगों को पता है ना, सेल पोटेंशियल के अगर तुम्हें किसी चीज को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी के सेल पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. डायनियल सेल जो था, डायनियल सेल में हमारा 1.1 वोल्ट्स हमें बाहर निकल के आ रहा था. जब हम लोग एक्सटर्नल सेल को जब हम लोग उसमें कनेक्ट करते थे तो क्या होता था, धीरे धीरे करके जब उसका पोटेंशियल इंक्रीज करते थे, वो जैसे ही 1.1 वोल्ट्स होता था, उस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाता था, है ना. फिर उसके बाद 1.1 से ज्यादा करोगे तो क्या होता था, उल्टे डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा था. ठीक है. सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इफ वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल एंड हैव अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर than the magnitude of the cell potential. तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. ड्यूरिंग चार्जिंग, करंट ग्रेटर than 12 volts is passed from the external source. Due to this, the reactions are forced to reverse and PbSO4 on the anode is converted into lead again. lead तुम्हारा देखो यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है, देखो एनोड में क्या हो रहा था, पहले Pb plus SO4 2 minus तुम्हें PbSO4 मिल रहा था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यही PbSO4 तुम्हारा Pb और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है. नाउ एक चीज जो तुम्हें याद करने का है वो है, जब तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा होता है एनोड के अंदर क्या हो रहा है, देखो एनोड और कैथोड अपना प्लेस स्विच कर ले रहे हैं. Pb तुम्हारा PbSO4 बन रहा था. अब जब तुम्हारा ये होता है तो तुम्हारे इलेक्ट्रोड भी तो शिफ्ट हो जाते हैं. सी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज करना पड़ेगा ना. नहीं समझ में आया, तुम्हारा एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, रिचार्ज होते वक्त एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो जा रहा है. तो तुम्हारे पास एट द कैथोड क्या होगा, तुम्हारा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें लेड और सल्फेट आयंस मिल जाएंगे. और कैथोड एनोड में क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O. इस पूरे के पूरे रिएक्शन का सीधा उल्टा है. देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, तुम्हारा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देखो PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2 electrons, ये उल्टा जा रहा है. देखो PbSO4 plus 2H2O, PbSO4 plus 2H2O gives you PbO2 plus SO4 2 minus 4 plus 4H plus 2 electron minus. ठीक है. जो रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे हो रहा था, जो रिएक्शन तुम्हारा कैथोड में हो रहा था, वो अब तुम्हारे एनोड में उल्टा हो रहा है. जो रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे एनोड में हो रहा था, वो तुम्हारे कैथोड में उल्टा हो जा रहा है. इफ यू कैन रिमेंबर, वन सेट ऑफ रिएक्शंस दैट इज मोर देन इनफ. और इसका ओवरऑल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, अगेन दोनों को ऐड कर दोगे, सारे के सारे कॉमन टर्म्स को हटा दोगे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो प्लीज 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 यहाँ पे डायग्राम बनाना और रिएक्शंस को रट्टा लगाना. ठीक है. मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है. जो इन्होंने रिएक्शन लिखा है उसी को याद करना है. ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके ऊपर डिटेल में जाना है. डिटेल में जाओगे तो टाइम वेस्ट ही होगा तुम लोगों का. ठीक है. यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल. ठीक है. चलो हम लोग एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट द निकल कैडमियम बैटरी द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. अगली क्लास में हम लोग निकल कैडमियम बैटरी को शुरू कर देंगे. ठीक है. सो विल एंड द वीडियो हियर. ठीक है. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगला वीडियो आपका जल्दी से जल्दी मिल जाएगा. चलो बाय.